दोस्तों पिछले कई दिनों से ईडी दनादन समन भेजने में लगी है और इसकी शुरुआत होती है बिहार के लाला लालू यादव से, जिनसे लैंड फॉर जॉब मामले में 10 घंटे में 70 सवाल पूछ डाले। फिर अगला नंबर लगता है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी 10वीं बार समन जारी करती है और इस बार तो उन्हें पिंजरे में ही डाल दिया गया, जिसके बाद उनके भाई चंपई सोरेन झारखंड के सीएम बने। खैर, इसके बाद ईडी अपना निशाना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर लगाती है। उसने शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को 5वीं बार बुलावा भेजा, जिससे वो हर बार की तरह बचते नजर आए। इस बार तो उन्होंने चंडीगढ़ की तरफ चढ़ाई कर दी, जहां वो सीएम भगवंत मान जैसे तमाम आप नेताओं के साथ ईडी के खिलाफ, या यूं कहें कि सेंटर में बैठी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है विपक्ष। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई सच में इन लीडर्स ने घोटाले किए हैं या केवल विपक्ष को घेरा जा रहा है? अगर हाँ, तो भैया ममता दीदी, सिद्धार्थ मैया या मायावती जैसे तमाम बड़े चेहरे भी तो विपक्ष में हैं। ईडी उन्हें क्यों नहीं आंख दिखाती? आखिर पूरा मांझरा क्या है? क्या विपक्ष सच बोल रहा है? इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि ईडी कैसे काम करती है और ये किसके कहने पर रेड डालती है और उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। देखिए, अब एक तरफ भ्रष्टाचार, घोटाला, जांच, गिरफ्तारी और रिमांड है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल, सियासत और प्रदर्शन है। इस पूरे मामले में अगर दोनों पक्षों को एक साथ करके देखें तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करती है, वो भी सरकार के कहने पर। अब उनकी बातों में कितनी सच्चाई है भाई, इसका अंदाजा ईडी की एक रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग 2005 से जनवरी 2023 तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तकरीबन 5,906 केस दर्ज किए हैं। इसमें से महज 2.98% केस ही पूर्व सांसद, विधायक और दूसरे नेताओं पर हैं, यानी नेताओं के ठिकानों पर 3% से भी कम छापेमारी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें विपक्ष की बातों में भी वजन लगता है। पिछले 8 सालों में पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ ईडी का एक्शन 4 गुना बढ़ा है। ईडी 121 बड़े लीडर्स के खिलाफ जांच कर रही है। इनमें से 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। खैर, अब ये बात कितनी सच है, इसे जानने के लिए हमने कुछ मामलों को बारीकी से समझा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ये भी समझने की कोशिश की कि क्या सच में ईडी और सीबीआई का यूज राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हुआ है। इसके अलावा इसकी भी पड़ताल की गई, जब विपक्षी पार्टी के नेता दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए तो उनके खिलाफ चल रही इन्वेस्टिगेशंस का क्या हुआ। इसके लिए हमने महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली के लिए ऐसे मामले चुने जिसमें विपक्षी पार्टी के नेताओं को शिकंजे में लिया गया था। महाराष्ट्र, शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। इसकी राजनीति में एक बड़ा नाम है नारायण राणे। नारायण राणे शिवसेना और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में रहे हैं। 1999 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार के दौरान वो कुछ वक्त के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। उन पर साल 2016 में बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 300 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था और ईडी को चिट्ठी लिखकर राणे और उनके परिवार के खिलाफ जांच करने की मांग की थी। लेकिन अक्टूबर 2017 में नारायण राणे कांग्रेस से अलग हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम की पार्टी बनाई और एनडीए के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। आज नारायण राणे केंद्र सरकार में मंत्री हैं, तो क्या इसके बाद नारायण राणे के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच हुई? केंद्रीय एजेंसियों ने क्या कोई कार्रवाई की? इसका जवाब है नहीं। जबकि 22 साल पहले के एक प्रॉपर्टी सौदे की वजह से एनसीपी नेता नवाब मलिक 23 फरवरी 2022 से जेल में है। महाराष्ट्र से ऐसे कई मामले हैं दोस्तों। कुछ जानकार महाराष्ट्र को इस खेल का टेस्टिंग ग्राउंड भी कहते हैं। दरअसल बात बीते साल मई की है, जब शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बाकी हो गया था। इन विधायकों को पहले गुजरात और फिर रातों रात गुवाहाटी ले जाया गया। हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा के बाद एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनी। इसके लिए जुलाई में पहला फ्लोर टेस्ट हुआ तो उद्धव गुट के नेताओं ने विधानसभा में ईडी के नारे लगाए। शिंदे गुट पर उद्धव ने आरोप लगाया कि वो ईडी के डर और पैसों के लालच में शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। इस नारे का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने देते हुए कहा था कि ये ईडी की सरकार है और इस ईडी का मतलब है एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार। लेकिन जब उद्धव गुट को छोड़कर शिवसेना के नेता अर्जुन खोटकर शिंदे गुट में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो हालात के हाथों मजबूर हैं। उनका ऐसे कहने के पीछे क्या रीजन है ये तो पता नहीं, लेकिन ईडी ने उन पर महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक घोटाले का आरोप लगाया था। उनके घर पर छापेमारी के दौरान 78 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई थी। लेकिन शिंदे गुट में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई की कोई खबर नहीं आई। अब असम, देखिए ऐसा ही कुछ आसाम में भी देखा गया था। कभी असम की कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेमंत बिस्वा आज बीजेपी की सरकार में असम के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के चुनावी अभियान में स्टार कैंपेनर भी हैं। बीते कुछ सालों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हालांकि असम की तरुण गोगोई सरकार में भी हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे पावरफुल मंत्री थे, लेकिन 2011 के चुनाव के बाद गोगोई और हेमंत के बीच के रिश्ते बिगड़ते चले गए और इन सब के बीच जुलाई 2014 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
लेकिन तब तक उनका नाम शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़ चुका था। नवंबर 2014 को हेमंत बिस्वा से सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में घंटों तक पूछताछ की गई। अब इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है इसका तो पता नहीं, लेकिन एक बात ये तय है कि बीजेपी में शामिल होने और राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें कभी सीबीआई ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। पश्चिम बंगाल और दिल्ली से भी कुछ ऐसे ही किस्से हैं। ऐसे ही कई मामलों को उठाकर विपक्ष केंद्र को घेरता रहता है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि ईडी किसके कहने पर रेड डालती है और ये कैसे काम करती है। तो देखिए, ईडी की नींव साल 1956 में रखी गई थी। तब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में एक एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करती थी। साल 1957 में इसका नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर दिया गया। शुरुआत में ये सिर्फ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का उल्लंघन करने वाले मामलों की छानबीन करती। उस वक्त इसकी सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, एक बॉम्बे और दूसरी कलकत्ता में। अब हालांकि ईडी की ब्रांचेस 29 जोन में फैल चुकी हैं। खैर, साल 1960 में ईडी का एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। बाद में 4 साल यानी 1973 से 1977 तक ईडी पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का भी कंट्रोल रहा। वैसे तो ईडी किसी भी बड़े मामले में फाइनेंशियल एंगल निकलते ही इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन ये मेनली 3 कानूनों के दायरे में काम करती है। पहला, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 एफईओए। अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है, कोई जालसाजी करके पैसे बनाने या बचाने की कोशिश करता है, तो ईडी फेमा के तहत उसकी नकेल कसती है। पहले ईडी के पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन साल 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में चेंजेस किए। इसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में स्पेशल पावर दी गई। पीएमएलए के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में और सेक्शन 18 में बदलाव कर दिया गया और ईडी को ये पावर दी गई कि भाई वो इस कानून के तहत जो है लोगों के घर पर रेड, सर्च और अरेस्ट कर सकती है। वहीं इस एक्ट के सेक्शन 45 में जोड़ा गया कि जिसके तहत ईडी के अधिकारियों को ये पावर दी गई कि वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। इससे पहले जब कोई दूसरा एजेंसी अपनी एफआईआर और चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगाती थी, तभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, लेकिन अब ईडी खुद ही एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी कर सकती है। अब अगर सीबीआई की बात करें तो वो अमूमन केंद्र सरकार या फिर अदालत का आदेश मिलने पर ही किसी खास मामले की छानबीन करती है। राज्य से जुड़े मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे राज्य सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस उसकी जानकारी ईडी को देती है। फिर ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। अब ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है, तभी वो जांच शुरू कर सकती है। अब आप ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो मालिक से बिना पूछताछ किए भी उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है। जी हाँ, वहीं किसी आरोपी को अरेस्ट करते वक्त एजेंसी रीजन बताएगी या नहीं, ये उसकी मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को लेकर कहा था कि आरोपी को शिकायत की कॉपी दी जाए। ईडी के अगर एक भी अधिकारी के सामने बयान दिया गया है तो वो अदालत में सबूत माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मुश्किल होती है। इसके अलावा फेमा और पीएमएलए मामलों में ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करके केंद्र सरकार से अटैच कर सकती है। ईडी को ताकतवर बनाने में यूपी सरकार का भी हाथ है। पहले अगर आतंकवाद जैसे मामलों को छोड़ दें तो पीएमएलए की धाराएं वहीं लगती थी जहां 30 लाख की रकम या उससे ज्यादा का हेरफेर हुआ। इसलिए 2012 तक मनी लॉन्ड्रिंग के 165 मामले ही थे, लेकिन साल 2013 में किए गए संशोधन से भाई 30 लाख की लिमिट को खत्म कर दिया गया और घोटाले की रकम कितनी भी कम हो उसे जांच के दायरे में लाया गया। लेकिन पीएमएलए एक्ट में सबसे सीरियस चेंजेस 2019 में हुए, जिसके सेंट्रल एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को जबरदस्त पावरफुल बना दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि पीएमएलए में चेंजेस को मनी बिल की तरह पेश किया गया था। एक्चुअल में मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं करना पड़ता, इसे सीधे राष्ट्रपति की परमिशन लोकसभा में पेश किया जाता है और वहीं से वो कानून बन जाता है। गौर करने की बात यह है दोस्तों कि उस वक्त यानी 2019 में राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं थी। ऐसे में विपक्ष ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए, जैसे कि पीएमएलए में मनी बिल जैसी कोई भी बात नहीं है, फिर भी इसे मनी बिल की तरह डायरेक्ट लोकसभा में पारित किया गया। इसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा का पता चलता है कि वो इसे मनमाने ढंग से इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए पीएमएलए के इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई, लेकिन कोर्ट ने इस संशोधन को वाजिब ठहराया। केंद्र सरकार का तर्क था कि बड़े फाइनेंशियल घोटाले की इंक्वायरी के लिए ये जरूरी है कि ईडी को ज्यादा पावर दी जाए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यूपीए ने अगर पीएमएलए की रीच को बढ़ाया तो मोदी सरकार ने इसे और कठोर बना दिया। ईडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक डायरेक्टर होता है और उनके साथ एक जॉइंट डायरेक्टर, जिसके बाद नीचे 9 स्पेशल डायरेक्टर होते हैं जो देश के अलग अलग जोन और हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस आदि के बेसिस पर बटे हुए हैं। इसके बाद इनके नीचे कई जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी डायरेक्टर आदि होते हैं और फिर अलग ऑफिसर्स होते हैं। जोन आदि के बेसिस पर डायरेक्टर फैसला लेते हैं कि कार्रवाई करनी है या नहीं। उसके बाद कार्रवाई की जाती है। पहले ऑफिसर्स की ओर समन जारी किया जाता है, उसके बाद पूछताछ और समन में सहयोग न करने को लेकर आगे की कार्रवाई की जाती है। पिछले 8 से 9 सालों में ईडी का खूब यूज हुआ है।
एक बार वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा था कि पिछले 8 सालों यानी 2014 से 2022 में ईडी ने 3010 छापे मारे, जिसमें 99,356 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई। उसके मुकाबले 2004 से 2014 के बीच यानी मनमोहन सरकार में महज 112 छापे मारे गए और इस दौरान तकरीबन 5,346 करोड़ रुपए की संपत्ति ही जब्त की गई थी। अब ये ईडी को ज्यादा पावर मिलने का रिजल्ट है या इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष को घेरा जा रहा है या विपक्ष सच में घोटालेबाज है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल